अली बहुत नज़दीक से देखते हैं। अनिल सिन्हा जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि यहाँ पर एक तरफ पहले ज़रा महाराष्ट्र से आते हैं, शरद पवार का ये कहना कि अब मैं चुनावी राजनीति में कदम नहीं रखूंगा, यानी चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा अगर शरद पवार कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं और यहाँ से क्या उनको नफ़ा या क्या नुकसान? देखिए, ये पवार साहब ने इसको जो किया है वो ये लास्ट इलेक्शन उनका है, मतलब एज के हिसाब से उनका अंतिम इलेक्शन होना चाहिए अभी के हिसाब से, क्योंकि एज काफ़ी हो गया है और बीमार भी काफ़ी हैं ही, वो देखते ही हैं आप। तो इसीलिए वो उनका उन्होंने ये इंडिकेट किया है। और अभी जैसा कहा कि टॉलेस्ट लीडर हैं वो, यहाँ सबसे और मास लीडर में अभी हिंदुस्तान में हमको नहीं लगता कि कोई जीवित लीडर में उनके जितना जितना मास बेस जो कम से कम अपने स्टेट में ही है, वो उसका उतना कोई मास लीडर कोई है नहीं। तो ये इसका बहुत इफेक्ट होने वाला है और मुझको अंदाजा था वो इस इलेक्शन को ले जाएंगे उसी स्थिति में कि वो मतलब उनका टारगेट तो पहले अजीत पवार था, तो उसको उन्होंने बारामती से स्टार्ट किया, उसको अपने पुते को जो उनके भतीजे हैं अजीत पवार, उसको ये किया, कंटेस्ट किया, करवाया और फिर धीरे धीरे ले जा रहे हैं पूरे जो स्टेट है। एटलीस्ट जो भी महाराष्ट्र में जो पश्चिम महाराष्ट्र है, कम से कम या स्टेट वाइज ही इसका असर होगा, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में जो शुगर बेल्ट है, जो मराठों का ये है, उसमें काफ़ी बड़ा असर होने वाला है। तो वो तो उन्होंने उसका एक ये भावनात्मक जो ये लोग जो कार्ड बहुत सारा खेलते थे, वो सारा कार्ड जो है वो कर रहे हैं। ये भावनात्मक जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो चीज़ें आने वाली हैं, वो सिर्फ इनका भी नहीं, उद्धव ठाकरे का भी अब जब कैंपेनिंग स्टार्ट होगा तो आप उसका भी स्वर इसे यही देखेंगे कि उनके साथ जो गद्दारी की गई और उनके जो परिवार को या मतलब जो पूरी शिवसेना को इतना उसकी विरासत को किस तरह से इन्होंने लूटा, ये बीजेपी। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि टारगेट वो अजीत पवार को कर रहे हैं या शिंदे को ये टारगेट करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन सबका निशाना अल्टीमेटली बीजेपी होगी। इसीलिए बीजेपी होगी कि बीजेपी ने ही ये सब मोहरे खड़े किए हैं। तो ये जो है इस बात का सबको अंदाजा है। तो ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स उसने की, डिसरप्शन, मतलब कि ग्रेट डिसरप्टर के रूप में बीजेपी ने यहाँ रोल अदा किया है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, इसका जवाब जरूर मिलेगा। दूसरा है क्या, इशूज पर मुझको लग रहा है कि महायुति ने बहुत सारा ये कोशिश की कि एक यूनाइटेड नैरेटिव, ज्वाइंट नैरेटिव, जिसको कॉमन नैरेटिव बनाने की कोशिश की, वो उनकी बन नहीं पाई। एक तो चीफ मिनिस्टर वाले पर दूसरे से पूछते रहते हैं हर जगह कि आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा, यहाँ जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि मन में और जो स्थितियाँ खड़ी की है उन्होंने, उसमें है कि देवेंद्र फडणवीस को बनाना है और शिंदे को बनाया हुआ है, ले जा रहे हैं उसी को आगे दिखाने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझको लग रहा है क्या कि जो इक्वेशंस हैं वो अंतिम मतलब कर नहीं पाए सामने। दूसरा है कि बहुत कम सभाएं ले रहे हैं मोदी महाराष्ट्र में, जिस तरह का वो बाकी जगह लेते थे। यहाँ भी अभी 3 सभाओं का ही ऐलान हुआ है और 4 है शायद, और 3 सभाएं, लेकिन इनके बराबर में योगी की सभाएं हो रही हैं और सारे वही इलाके हैं जहां पोलराइज कर सकते हैं, वासिम और जो बाकी इलाके हैं वहां उन्होंने किया है। तो ये पोलराइजेशन अभी अब जो मतलब जो अब ये खत्म हो गया, मतलब इसकी वापस लेने की तिथि वगैरह हो गई सब। अब ये 4-5 दिन देखेंगे हाई पिच कॉमनल एजेंडा जो है भी इसका आएगा। इन सबसे जो दोनों में कॉमन है, झारखंड जो वहां भी हाई पिच कम्युनलिज्म का ही मुद्दा उन्होंने उठाया है। सबसे कॉमन क्या हुआ है कि हरियाणा इलेक्शन के बाद जो इंडिया गठबंधन की जो एक ज्वाइंट यूनाइटेड फेस था वो टूट गया था। अब वो इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ रहे हैं और ये कंसोलिडेशन अभी ये बहुत लेट हुआ है मेरा मानना है। और इसमें इन्होंने चूक की है ये भी मैं कहूँगा, क्योंकि ये इनको मैसेज पहले ही देना था, लेकिन सीटों के बंटवारे में, पोस्चरिंग में इन्होंने उसमें थोड़ी उनको कमी रह गई। वो जो है ये इनको भरपाई कर ली है इन्होंने कि इंडिया गठबंधन का ही घोषणा पत्र देंगे और ये करेंगे। और मुझको लग रहा है कि महाराष्ट्र में ये काम जो है
शरद पवार या उद्धव ठाकरे ने किया है, और वहां पे ये और सब में कांग्रेस ने जो है कम से कम अपनी भूमिका जो है उस तरह की रखी कि इसको लेकर सबको साथ चल रहा है। और झारखंड में हेमंत सोरेन को आपको मानना होगा कि एकदम क्लियर उसने बनाया है कि जो आदिवासी और दलित और पिछड़े हैं उसका एक सोशल कॉम्बिनेशन का वो पूरा जो वायदे किए गए हैं वो बहुत इफेक्टिव है। दो जो है उसमें सरना धर्म कोड और खतियान जो 1932 वाला, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसका कि असर बहुत होगा। ये दोनों वहाँ का लॉन्ग स्टैंडिंग एक समझिए कि एक आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मामला है और दूसरा इससे, और फाइट भी एक बीजेपी से डायरेक्ट है, तो वो तो क्लियर कट लाइन आ गई है। अब देखना ये है कि आपका, लेकिन इसमें एक राइडर आप लोग जरूर लगाया करिए सबको, मीडिया वगैरह सब ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग के बारे में अभी थोड़ा बहुत, जैसे उसने रश्मि शुक्ला को यहाँ डीजीपी से हटा दिया, ये सब होगा, लेकिन इससे आप मत समझिए कि चुनाव आयोग ने साफ साफ उस पत्र को, हमको लग रहा है कि एक बार सबको फिर से रीड करना चाहिए, जो खड़गे को वो उन्होंने पत्र लिखा है डिसमिस करते हुए जो हरियाणा इलेक्शन का, उसमें साफ साफ कहा है कि हमारा काम जो है, हम ड्यूटी बाउंड है इसके लिए कि जो स्टैट्यूटरी डिसेंट्रलाइज्ड इलेक्टोरल प्रोसेस, और उसमें उसने उसको डिफाइन किया है इलेक्टोरल प्रोसेस को मतलब डिफेंड करने, प्रोटेक्ट करने के लिए हम हैं। और वो इलेक्टोरल प्रोसेस को क्या बताया है, रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट ये रिटर्निंग ऑफिसर, वो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको डिफेंड करने के लिए, और उन्होंने उनके ही ये सौंपा था काम। मैं उसके बाद मैंने अध्ययन किया कि पहले जो चुनाव आयोग जो रिस्पॉन्ड करता था ऐसी चीजों पर, वो किस तरह से उसने मुलायम सिंह की कंस्टिट्यूएंसी मैनपुरी का 2004 में बाय इलेक्शन धर्मेंद्र यादव जीते थे, उसको कैंसिल किया था। उसमें डिटेल में कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर और ये सारे जो है शक के दायरे में आ गए हैं। हमने जो जांच की, अपनी कमेटी बनाई उसने, और हाँ एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए, और जो हमने जांच कमेटी उससे ये जो शिकायतें आई, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें देखिए ये बताना लोगों को जरूरी है, उसने 17 कैंडिडेट थे, उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उनकी भी सबकी सुनवाई हुई। उसमें मतलब जो दल थे, दलों के जो कैंडिडेट है वो तो है ही, जो इंडिपेंडेंट्स थे जिनको कि 2-4 हजार वोट आया होगा, उस सारे कैंडिडेट्स की सुनवाई हुई, और उन्होंने उस इलेक्शन को रद्द किया कि आपने चुनाव भ्रष्टाचार किया है ये। और उस समय गवर्नमेंट आ गई थी मनमोहन सिंह की, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन शिकायतों पर किस तरह से परंपरा रही है चुनाव आयोग को काम करने की, वो मैं आपको बताना चाहता था। सेशन तो बहुत ही उनका तो और भी उन्होंने ये सारी परंपराएं बनाई। तो चुनाव आयोग वाला मुद्दा अभी भी रखिए कि अभी भी ये दोनों इलेक्शन में वो क्या रोल अदा करेगा, इसके बारे में कोई हम लोग ये करके रखिए कि फिंगर क्रॉस रखिए कि क्या करने वाला है। फिंगर क्रॉस करके रखें। हाँ, फिंगर क्रॉस करके रखें।